कोरोना काल में राज्यों की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में राज्य की सरकारें केंद्र पर राहत की उम्मीद लगाए हैं। साथ ही कई राज्यों ने तो जीएसटी कंपनसेशन देने की मांग भी रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें गहलोत ने केंद्र सरकार से जीएसटी को लागू करते समय राज्य सरकारों से किए गए वायदों को पूरा करने और केंद्र द्वारा लागू किए जा रहे कुछ करों का अधिकार राज्य सरकारों के लिए छोड़ने का आग्रह किया है। गहलोत ने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में विश्वास कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। देश में जीएसटी का सफर 3 साल का हो गया है। 1 जुलाई 2017 को देश के लिए जीएसटी को लागू किया गया। तब ये उम्मीद थी कि देश में महंगाई पर वार होगा और आम आदमी के लिए राह आसान होगी, लेकिन इस व्यवस्था से राज्यों के पास जो टैक्स के संसाधन थे उनमें जरूर कमी आई है। कई टैक्स ऐसे जीएसटी में चले गए जिनसे पैसा राज्यों की बजाय सीधे केंद्र के खाते में जा रहे हैं। कोरोना के बीच अब देश की आर्थिक स्थिति के बीच राज्यों की भी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। गहलोत ने भी पत्र में इसका जिक्र किया है और लिखा है कि संविधान संशोधन के तहत अनेक राज्य करों को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया था और कहा गया था कि राज्यों को इससे होने वाले राजस्व हानि को देखते हुए कंपनसेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। गहलोत ने लिखा कि जीएसटी एक्ट 2017 में राज्यों को जीएसटी को लागू करने के फलस्वरूप होने वाले राजस्व हानि की पूर्ति करने के लिए 5 वर्ष तक कंपनसेशन देने की गारंटी दी गई है। इसलिए अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्यों को कंपनसेशन की पूरी राशि बिना किसी देनदारी से मिले। कोरोना के बीच देश की आर्थिक स्थिति डगमगाई तो आम आदमी के जेब पर भी इसका असर पड़ा। आज स्थिति ये है कि बाजार टूट रहा है। खरीदारी की कोरोना काल के पहले की ताकत अब नहीं रही है। ऐसे में अब सरकारों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय इस पर मंथन करना होगा कि आखिरकार कोरोना संकट के बीच अब आर्थिक संकट से कैसे उभरा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। देश के सामने दोहरी चुनौती है, एक कोरोना, दूसरी आर्थिक चुनौती की स्थिति ये है कि 27 अगस्त को जीएसटी बैठक और इससे पहले कंपनसेशन लेकर के राज्य और केंद्र के बीच टकराव तो नहीं, वो कैसे सकती है दुनिया में। अभी तो जो वैश्विक मंदी जो है वो कोरोना की वजह से रही, लेकिन 2008 में क्रूड ऑयल की वजह से जो वैश्विक मंदी छाई हुई थी उसको हम कितना के चल रहे हैं, कैसे उस समय निपटा गया था, आज का क्या दौर 2008 को रिप्लेस कर सकता है उस समय की जो कोशिश। ये तमाम जो सवाल हैं आज खड़े हुए हैं। और अगर कंपनसेशन को लेकर के केंद्र हाथ खड़े करता है एक्ट के अनुसार, जैसे अशोक गहलोत जी ने एक पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा है कि जो कंपनसेशन है एज ए एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017 उसके अकॉर्डिंग सरकार को देना चाहिए। कमी रहती है तो उसकी, लेकिन चलिए ये हालात है, सवाल होते हैं। कोरोना की अगर हम बात करें, बिगनिंग में जो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ बिल्कुल कोठारी साहब, मैं अभी आप ठीक है, अब ठीक है जी।
तो सवाल यहाँ पे ये है कि मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले जी देश दो चुनौतियों से जूझ रहे हैं इस वक्त, एक आर्थिक चुनौती और दूसरी कोरोना। कोरोना की वजह से ही हमारी आर्थिक चुनौती बनी है। हालांकि कुछ विश्लेषकों को कहना है कि कोरोना नहीं भी होता तो देश के सामने आर्थिक संकट तो खड़ा होना तय था। इतना भारी होता ये नहीं कह सकते थे, कम हो सकता था, लेकिन आर्थिक संकट से तो जूझना तय था। जीडीपी डाउन भी जा सकती थी, ये पहले से ही लोग कह रहे थे। तो अभी कोठारी साहब, राज्य और जी केंद्र दोनों के सामने चैलेंजेस हैं। वेलफेयर स्कीम्स आपको लेके आनी पड़ेंगी, क्योंकि जनता इस समय सरकारों की तरफ देखती है, पैसा है नहीं। तो कैसे होगा ये सारा मैनेज? देखिए, अब हमारे यहाँ एक कहावत है कि उधार लेके घी पीने का जो रास्ता अपन ने पकड़ा है, तो जब उधार का रास्ता अपन खोलते जाएंगे वैसे वैसे हर चीज आसान होती जाएगी। अगर हम कमा के और आगे विकास करने का रास्ता एक अलग रास्ता होता था, जो किसी कोई सरकार का एम ऑब्जेक्ट नहीं रहा, लक्ष्य नहीं रहा। अब उधार के लिए आपको है, या नोट छाप के, मान लीजिए आपका जो डेफिसिट है 8-10 लाख करोड़ का, अगर उसका आप नोट छाप के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भी एक बार तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नजर आएगा, लेकिन वो फिर नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहां तक एक कोरोना संकट की बात है, मैं ये मानता हूँ कि उसका 25% इम्पैक्ट इसमें कोरोना संकट का है, और 75% संकट हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, जो आज नहीं तो मान लीजिए साल 6 महीने के बाद में सामने आता। अब जी ये एक नया मॉडल है, इसको कहते हैं, जैसे एक नंबर के साथ में दो नंबर की पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, वैसे ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ में एक नॉन पॉलिटिकल इकोनॉमी का बन रहा है, जिसको समझना, जैसे पॉलिटिक्स को कॉम्प्लेक्स बन रही है, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत भारी काम है, जिसे बाजार मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, इसके नियम कानून कायदे वैसे तो कोई होते ही नहीं, ये अपना संविधान खुद लिखती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस कानून से ये नहीं होना चाहिए, ये सब कानून को ध्वस्त करेगी आप। इसके अपने कानून, अपना तरीका अलग काम करने का होता है। तो आने वाला समय अभी मेरा ये है कि हमारी चुनौती का 1/3 पार्ट में हम ये के लिए जो कर रहे हैं, 2/3 पार्ट इज येट टू कम, और कम से कम उसमें 2 साल का समय, 2 से 3 साल का समय और लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, आपने एक बात कही, उधार वाले मामले सबसे बड़ा इस वक्त अटका है राज्य और केंद्र के बीच। उधार ले कौन, राज्य ले या केंद्र ले? राज्य कह रहे हैं कि एज पर जीएसटी केंद्र सरकार को पैसे लेकर के हमें देने चाहिए। अब आपको समझ में आ रही है, राज्य भी समझने लग गए और केंद्र समझ रहे हैं कि पैसे तो जारी लेना पड़ेगा व्यवस्था को लाने के लिए। लेकिन अब ये बात है कि पैसे ले कौन? एक तरफ केंद्र कह रहा है कि राज्य ले पैसे, राज्य कह रहे हैं कि केंद्र पैसे लेकर के राज्यों को दे। तो एक बड़ी उलझन बन गई है अभी। जी कोठारी साहब, उधार देखो, राज्य या केंद्र? कोठारी पता साहब, नहीं। आप मुझे सुन पा? हाँ हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही जी है। हाँ हाँ। हाँ, आपने बिल्कुल आ रही जैसे है। सवाल ये है कि आपने केंद्र और राज्य चर्चा आपस में कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब रास्ता उधार का है आपके सामने, घी तो पीना है, लेकिन अब उधार ले कौन, केंद्र ले या राज्य ले? क्योंकि राज्य केंद्र पे डाल रहे हैं, केंद्र राज्य पे डाल रहे हैं। देखो, अगर अपन साधारण भाषा में बात करें तो जिम्मेदारी केंद्र की बनती है, क्योंकि जी उन्होंने जब जीएसटी लागू किया, जब ये कमिटमेंट किया था कि 2022 तक कोई भी शॉर्टफॉल होगा वो केंद्र सरकार पूरा करेगी। अब ठीक है, जी आप टाइम बिंग उसको आप मान लीजिए इस पर डेफर कर दीजिए, तो राज्य सरकारें ले लेगी, कोई बात नहीं, ये चैप्टर। मैं ये कह रहा हूँ कि करीब करीब इतनी जो डेफिसिट है आने वाले समय में, इस साल में इनकम टैक्स के रेवेन्यू का होगा, तब कौन उसका धनी होगा? वो तो केंद्र सरकार होगी ना। 2 लाख करोड़ का डेफिसिट, ये मान के चलिए इस साल हमारी जो इनकम टैक्स की, जो कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल की जो भी रेवेन्यू है, उसमें कमी आएगी। वो 2 लाख करोड़ कौन देगा? वो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। उसमें तो राज्य सरकार को भागीदार नहीं मान सकते, या राज्य सरकारों को उसका शेयर कम मिलेगा तो और जी सबके सामने चुनौती आएगी। तो अब वही बात है कि इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ से पर्सनल वेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन, या नेचर इकोनॉमी से मनी इकोनॉमी बेस्ड इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये व्यवस्था चलेगी, ये अमेरिकन कैपिटलिज्म है। एक बार उधार की चर्चा करना, या उधार की बात करना, या उधार को चुकाना,
तीनों काम हम धीरे धीरे जैसे जैसे भूलते जाएंगे, वैसे वैसे रास्ता आसान होता जाएगा, वैसे वैसे अगला दौर हमको अच्छा फील होगा। ऐसा ये दौर है जो हम सभी पहली बार अपने लाइफ टाइम में देख रहे हैं। और इसलिए शॉर्ट शोर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हालात है, जो मनी इकोनॉमी के नेचर है, तो बस एक बार आप तो बस केवल साइन करने का काम कर दीजिए, बाकी सब काम ये उधार देने वाला आपके लिए करता रहेगा। ऐसे दौर में हम एंटर हो रहे हैं, इसलिए जी ये सब चुनौती भरा। जी बिल्कुल। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। केंद्र के सामने दोहरी चुनौती है। आपको अर्थव्यवस्था मेंटेन भी करने के लिए आगे बढ़ना है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये दुनिया के सामने इस समय संकट है। और ये कोठारी साहब ने एक बात कही है जिसे केंद्र सरकार लगातार खारिज करती रही है। हमने भी कई बार 1 दर्जन से ज्यादा डिबेट्स कर चुके होंगे इस मुद्दे को लेकर के। केंद्र सरकार आज तक भी ये कह रही है कि बिल्कुल कोरोना की वजह से असर पड़ा है। अभी कोठारी साहब ने कहा कि 75% इकोनॉमी के डाउनफॉल पर पहले से असर था। 25% इसको हम कारक के रूप में देख सकते हैं कोरोना को। कोरोना का बहुत बड़ा असर नहीं है, ये पहले से ही हमारा जो चल रहा था ढर्रा, उसकी वजह से स्थितियां बिगड़ी हैं। एज पर एक्ट लायबिलिटी बनती है केंद्र की 2022 तक, क्योंकि 5 साल के लिए था। आप तो खुद बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब मुझे जो लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। राज्य कह रहे हैं कि केंद्र पैसा दे, कंपनसेशन का हमें पैसा देना चाहिए, केंद्र कह रहा है कि आप उधार ले लीजिए। योगेंद्र जी, 2 चीज पहले साफ की है। मुझे बताइए कि 2014 से लेकर के 2000, यदि आप 4 के बाद में 4 से लेकर के 2014 की सरकार देखेंगे तो उसमें फाइनेंस कॉस्ट क्या है? आप टोटल फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे, लोन की अमाउंट की जो बात कर रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है इसके कारण से, तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस कॉस्ट, टोटल जो है उसका करंट अकाउंट डेफिसिट और टोटल उसका जो है उधार का व्यय, ये दोनों आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है कि हमारी जो पोजीशन है उधार पर नहीं है। कई पोजीशन जो है हम लोगों ने उनको ठीक करिए जो बहुत पुराने से लगातार लिंगर ऑन करते आ रहे थे, जिनको लगातार से बढ़ते आ रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कौन ले पैसा ले। देखिए, अब जो कह रहे कोरोना के कारण नहीं है, मुझे बताइए कि जब आपने जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में पहली बार, पिछली बार तक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपने जीएसटी का पैसा नहीं दिया, लेकिन जब जीएसटी का जवाब को क्लियर किया गया कि मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि जीएसटी का पैसा जो है, जो जीएसटी पेमेंट करता है वो बाकायदा हर एक जीएसटी को पेमेंट अलग अलग खातों में करता है। आईजीएसटी अलग खाते में करता है, सीजीएसटी अलग खाते में करता है और आरजीएसटी जो स्टेट का पैसा होता है वो अलग खाते में जमा करता है। इसमें कहीं कोई दो ही नहीं है, क्योंकि आप लेकर के मुझे देंगे ऐसा नहीं है। पैसा जो जीएसटी का है वो हर एक व्यक्ति जो चुकाता है, 1 रुपया भी यदि चुकाएगा तो उसमें जिसका जितना शेयर है उतने शेयर उस खातों में चला जाएगा। तो ये जो जीएसटी की बात है, ये जीएसटी की बात यहां पर पूरी हो जाती है कि ये है। अब जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि साहब जो आपने एग्रीमेंट किया था हमारे साथ में कि जो डेफिसिट अकाउंट होगा उसका जो है पूर्ति की बात करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मार्च तक का जो पैसा है वो तो हमने लोगों ने मार्च तक का पैसा तो पूरा दे दिया ना केंद्र सरकार ने। 31 मार्च 2020 तक का पैसा सरकार ने दिया कि नहीं दिया, और पूरा पैसा हो गया कि नहीं हो गया। और अब क्योंकि 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 25 मार्च से पहले का तो पैसा पूरा आपके पास आया हुआ, तो 25 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ, तो कारण केवल मैंने आपको कहा कि वही कारण है कि कोरोना के कारण जो चीजें हैं। और यदि कोरोना के कारण नहीं होती तो जितनी केंद्र सरकार ने व्यवस्थाएं करी, मैं कह रहा हूं 3 लाख, यदि आप अब तक जो है एक भी वेंटिलेटर नहीं बना पा रहे थे, और यहां तक छोड़िए, मैं कह रहा हूं आपको, आपने काली सिंध के अंदर जो है बीजीआर एनर्जी को ठेका क्यों दिया भेल के बनाओ? आपने जो है पूरी एलईडी लाइट राजस्थान में किसकी है भाई? कौन सी इंडियन कंपनी की है, मुझे बताइए आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जो चीजें हैं, आपने कहा ना इकोनॉमी ठीक नहीं हो। मैं पंकज जी एक बात जानना चाह रहा हूं। पंकज जी, पंकज जी कहाँ एलईडी ले आए, कहाँ से हम जो लोन देखिए, आप बड़े इकोनॉमिस्ट में इकोनॉमिस्ट नहीं होगा, लेकिन प्लीज एक बात चाहिए। पंकज जी एक बात सुनिए मेरी। मैं ये कह सकता हूं कि अपन 5 लोग जो चर्चा कर रहे हैं, शायद अर्थशास्त्र में मेरा ज्ञान सबसे कम होगा, लेकिन मैं एक जानकारी आपसे चाहता हूं। आपने कहा कि 8 से 14 तक कहा कि कितना डेफिसिट था। सर ये एक बात बताइए मुझे, डेफिसिट तो ये तो राजकोषीय घाटा तो आज से नहीं है, हम इसको तो एक अलग पैरामीटर में डाल करके चलते हैं। हर सरकारें, केंद्र हो चाहे राज्य, घाटे को विकास से जोड़ के कहते हैं कि अगर विकास करना है तो राजकोषीय घाटा तो बढ़ेगा। हमने विकास करने के लिए लोन लिया है, पैसा लिया है, हर सरकार का दावा है ये तो मुझे लगता है कि पब्लिक के असर ही नहीं होता इन चीजों का। ये कोई इश्यू नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि साहब 25 मार्च को हमने पैसा जारी कर दिया है। पहली बात तो
क्योंकि मैं जब डिबेट में स्टेट के जरिए पूरी जानकारी लेकर के बैठा हूं कि कितनी तारीख को राज्य सरकार को पैसा मिला जीएसटी का। 25 तारीख को रिलीज नहीं हुआ है पैसा, क्योंकि जो अभी जो सुनिए 27 अगस्त को जो 27 अगस्त को उसमें भी यही विवाद रहा और इस पैसे को लेकर के केंद्र सरकार कह रही है। मैं पहले नहीं जा रहा सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि जीएसटी को लेकर के 17 में जीएसटी लागू हुई, 22 तक आप लोगों की जिम्मेदारी, मतलब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कि केंद्र सरकार को राज्यों को कंपनसेशन देना होगा, ये एक्ट में है बाकायदा। और आप तो मेरे से बेहतर समझते हैं क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट भी आप। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम पिछली बातों को कैसे कहेंगे? पिछली बातों का जिक्र करके सर आज हम राहत महसूस कर सकते हैं, आदमी को राहत दे सकते हैं, इस चुनौती से निपट सकते हैं। मैं तो वो जानना चाह रहा हूं आपसे। अगर बात करेंगे कि साहब मनमोहन सिंह सरकार के वक्त ऐसा हुआ था, अटल जी के टाइम ये हुआ था, शास्त्री जी के टाइम ये था, आज औचित्य नहीं है सर उसका। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में जो कोरोना शुरू हुआ था उस समय जो स्थितियां बनी थी, आपस में कोऑर्डिनेशन था, एक तो वो कोऑर्डिनेशन टूट रहा है। यही वजह है कि पॉलिटिकल बयानबाजी बड़ी है, लेकिन राहत नहीं मिल पाएगी इससे। मैं जोशी साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पिछली बातों का जिक्र करने से आपको क्या लग रहा है, इसका हल होगा कुछ? पंकज जी, चले पंकज जी आप जुड़ेंगे जब मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब जी, आप आना चाह रहा हूं। पंकज जी आप जुड़ गए, मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर पुरानी बातों का जिक्र करके आज की सरकार को हम तुलना करेंगे पिछली सरकार के कार्यकाल से, कोरोना तो सब अभी हुआ है, जीएसटी एक्ट बना 2017 से 22 तक आपकी लायबिलिटी बनती है राज्यों के साथ में, तो उसका पहले से जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी की स्थिति में उनका जिक्र करने से क्या आपको लगता है कि सॉल्यूशन होगा, जनता को राहत मिल पाएगी? योगेंद्र जी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं यहाँ बीच में, मुझे लग रहा है कि पंकज जी और आपके बीच में एक कंफ्यूजन है। एक तो जीएसटी का भुगतान अलग इशू है और कंपनसेशन का भुगतान अलग इशू है। कंपनसेशन के भुगतान का मसला पिछले साल से अगस्त से चल रहा है विवाद, ये तो कंपनसेशन के भुगतान का मसला ही डिफरेंट है, उसी पे झगड़ा है। बिल्कुल, और उसमें कलेक्शन तो दे ही देना है, वो तो उसमें कहाँ है, वो तो हो ही नहीं रहा है। 41वीं जो बैठक हुई है अभी, उसमें भी यही मामला था सबसे मेन। आपने जीएसटी का पैसा तो दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्टिंग रेवेन्यू से वो आपको कंपनसेशन के जरिए 2022 तक देने हैं, वो पैसा नहीं आ रहा पंकज जी। पंकज जी कंपनसेशन का है जी, बिल्कुल पंकज जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वो कंपनसेशन का देखिए, मैं बता दूं कंपनसेशन का भी जो डेफिशिएट हो गया है वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास चला गया है। उसके भुगतान का कोई रास्ता नहीं है, उसी के लिए कह रहे हैं कि हम आपके लिए अलग विंडो बना देते हैं, आप आरबीआई से उधार ले लीजिए और वो फिर आप जो है व्यापारियों से हम वसूल लेंगे सीधे सेस के जरिए, उससे उसका भुगतान हो जाएगा, स्टेट पे नहीं आएगा। अरे भाई पब्लिक पे तो पड़ेगा, व्यापारी पे तो पड़ेगा, ऐसे ही कैसे हो? ये अकॉर्डिंग टू एक्ट लायबिलिटी है बाकायदा। कंपनसेशन जो है जीएसटी के साथ में सरकार को अदर रेवेन्यू से सरकार को कंपनसेट करना है। पंकज मैं आपके पास में वापस आऊंगा। पंकज जी आपके पास वापस आऊंगा। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर दिल्ली में आप लोगों की भी सरकार है, जी हाँ, क्या स्थिति है अभी वहां पे? कुछ रास्ता निकाल रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑल ओवर पूरे देश के अंदर, केवल एक राजस्थान या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात। देखिए दिल्ली के साथ तो थोड़ा सा ज्यादती कुछ और ज्यादा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार को चूंकि वो बजट जो है वो घाटे का बजट नहीं है, तो ये भी कह करके मजाक के तौर पे भी कहते हैं कि भाई आपको जरूरत ही क्या है देने की। तो जीएसटी जिस तरह से पिछले लंबे समय से दूसरे राज्यों को नहीं दिया है, उसी तरह से दिल्ली को तो पूरी तरह से डिप्राइव किया हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी चिट्ठी लिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो ये ऑफर किया गया है
कि आप जो है ये कंपनसेशन वाला जो अमाउंट है वो आप आरबीआई में एक विंडो बनाते हैं, उसमें से आप उधार ले लीजिए। तो ये उधार जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की अपने रेवेन्यू सिस्टम पर बोझ होगा। ये उन्होंने भी शिकायत की है और उन्होंने इनकार किया है कि हम लोग क्यों उधार लें। हमारा हक बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जनरेशन से उसको पूरा करे, और ये बात एकदम जायज है। और जिस तरह का मिसमैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है उसमें संभावनाएं तो बहुत कम है क्या, और केवल लफाजी चल रही है कुल मिलाकर के। अभी जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग ली है, उसके अंदर स्पष्ट हो गया है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वो एक तरफ हो गए हैं और जो दूसरी सरकारें हैं वो एक तरह से पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी तरह के लोन वोन के चक्कर में नहीं है। जो ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है 2022 तक की वो उसको पूरा करना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि एक संकेत जरूर पंकज जी इसको तस्दीक करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि पहली एक किस्त जो है वो 97,000 की करोड़ की, वो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एग्री कर गई है और वो अगर वो देती है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये मसला सुधर सकता है। लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, वो 2.25 लाख करोड़ के आसपास स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। तो ये विवाद अभी चल रहा है और विवाद का कोई सोल्यूशन बहुत समझदारी के साथ निकलने की स्थिति नहीं है और विवाद ये बढ़ेगा। जी बिल्कुल, वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, दो बातें निकल करके आती हैं जब भी कोई ये मुद्दा आता है। तो ये कहा जाता है कि राजस्थान सरकार को बताना चाहिए कि कितना पैसा दिया है जीएसटी का, और समय समय पर पैसे दिया गया है, बेवजह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और सिर्फ केंद्र में दूसरी विचारधारा की सरकार है, इस वजह से मुख्यमंत्री लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। लगातार ये बात कही जाती है बीजेपी की ओर से। देखिए योगेंद्र जी, अभी कोठारी जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। इकोनॉमिस्ट मैं तो हूं नहीं, मैं साधारण आदमी की बात करता हूं। आप मुझे बताइए कितनी बार तो जीएसटी कानून अमेंडमेंट हो गया, आम आदमी की समझ में आएगा कितनी बार अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने जीएसटी को। अब अभी शास्त्री भाई साहब ने भी बताया कंपनसेशन की बात है, जब एक्ट बन गया तो आपको 5 साल देना ही पड़ेगा। एक्ट बना ही क्यों, कानून ही बन गया, आपको उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ये फॉलो ही करना नहीं चाहते हैं। तो कंपनसेशन देना नहीं चाहते हो। कल को 14% जो गारंटी किया था ग्रोथ के हिसाब से, अगर उससे ज्यादा आता तो वो प्रॉफिट भी तो केंद्र सरकार ही लेती। अब आप कह रहे हो साहब कोरोना आ गया, ये आ गया। अरे भाई कोरोना 4 महीने से पहले आ गया। आपका इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो पूरी दुनिया ने देख लिया, किस कदर आपने देश का सर्वनाश किया इकोनॉमी का। और कोठारी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं आम आदमी की हिसाब से बता रहा हूं। इन्होंने जो नोटबंदी करी थी ना, उससे कमर तोड़ दी भारत की इकोनॉमिक्स की। और उसके बाद जीएसटी, सुब्रमण्यम स्वामी तो इन्हीं के पार्टी के, मैं तो उनको स्टेट्समैन मानता हूं। लेकिन आप ये देखिए कि जीएसटी और नोटबंदी को आज दिन तक ये वो नहीं मान रहे। ये कोरोना पे माथे पे लगाना चाहते हैं। अरे भाई 4 महीने हुए कोरोना को, तो 5 महीने हुए। उसके पहले जो इकोनॉमी का सर्वनाश इन्होंने किया है, इनका तो फाइनेंस मिनिस्टर कभी कह देगा मैं प्याज नहीं खाती, कभी कह देते एक्ट ऑफ गॉड है। ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के बयानों से थोड़ी देश चलता है। थाली कटोरे बजा लो, ये कर लो, ये सब क्या है, एब्सर्ड सी चीजें हैं। जनता समझ चुकी है, रोटी रोजगार का भयंकर संकट हो चुका है, युवा बिल्कुल सड़क पे आ चुका है। और ये जन आक्रोश, कोई भी अनलॉकडाउन के कितने भी नियम बना ले, हमसे पूछ के बनाइए, हमसे करके कंटोनमेंट जोन में ये करिए। एक तरफ तो लगाम अपने हाथ में लगना चाहते हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकारों पे ढोलना चाहते हैं, भाई इकोनॉमिक्स तो आप करो, लोन ले लो, ब्याज ले लो। ये सब चीज जो घुमा रहे हैं, जनता सब समझती है कि इनसे इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं हो रहा। पूरा भाई फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट तो भारत सरकार के हाथ में होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। वो एक राजस्थान करके ये कर रहे हैं। आप देखिए राजस्थान तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में नंबर 1 है आज भी, हेल्थ मैनेजमेंट की जैसे। आज भी इकोनॉमिक कट्स कर दिए, पहले केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रही तो इकोनॉमिक कट्स शुरू कर दिए, मितव्ययता शुरू कर दी। ये बातें आप सहमत हैं? आम आदमी के समझ से बेकार है पंकज जी। ये बेकार है, हंसी उड़ाने से आम जनता की कुछ नहीं चलेगा। पेट की भूख है, सड़कों पर आ जाएगी पब्लिक। और जो हंसी नहीं उड़ा रहे, वो तो ना हंसी नहीं उड़ा रहे, कार के पीछे आती है, वो तो आपसे के पीछे आती है, वो तो कह रहे हैं कार के ऊपर आती है। वो
नंबर 1 बोल रहे हैं तब हंसी आ रही है, बाकी तो ठीक है। हाँ तो उनको तो आएगी, इनके नंबर 1 हो ही गया, पूरी दुनिया ने देख लिया इनको, क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट है इनका, इतने विशेषज्ञों से राय करते हैं, क्या कोरोना का मैनेजमेंट करके पूरे देश को घर घर में कोरोना का रोना कर दिया इन लोगों ने। आज भी इनको ये नहीं हो रहा कि हमारे से मिसमैनेजमेंट हो गया, देश से माफी मांगे, रोजगार देने की बात नहीं करते एक बार। आपके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, अभी भी क्या किया लास्ट में, खिलौने बना लो। प्रधानमंत्री हमारे सबके हैं जी, प्रधानमंत्री हमारे सबके हैं। ये कांग्रेस की बदतमीजी जो है, जैसे संजय राउत बोलते हैं वैसे ही आपसे वरुण पुरोहित बोलने लगते हैं। जी अरे भाई कुछ नहीं बोलने लगे, आप लोगों का वायरस असर कर रहा है सब पे, आप लोगों का वायरस असर कर रहा है। वरुण पुरोहित तो बहुत संजीदा बात भूखे रोजगार नहीं है लड़कों लड़कियों के पास में। योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था जी, वरुण जी देवेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाह रहा था कि देखिए कि जीएसटी का जो रेट इन्होंने फिक्स किया उसके हिसाब से जो रेवेन्यू आ रहा था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, तो और उसका कंपनसेशन जो घाटा हो रहा है उसका कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है कि वो देगी। पर अब वो कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी तो हम दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जीएसटी कम आने की वजह भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। वो जीएसटी के रेट सही तरीके से फिक्स नहीं कर पाए, जिससे रेवेन्यू डेफिशिएट हुआ भयंकर वाला, और अब उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं रखा। अनफॉर्चुनेटली जो प्रोविजन नहीं होने की वजह से अब ये जो इधर उधर के रास्ते देख रहे हैं। अब उधार की इकोनॉमी, जैसे कोठारी साहब कह रहे हैं, उधार की इकोनॉमी कोई बहुत शानदार इकोनॉमी होती नहीं है, लेकिन वहां उन स्टेट्स में फिर भी ये काम की होती है जहां बहुत समझदार और प्लानिंग के साथ में जो सरकारें काम करती हैं। जो विम्स और धार्मिक और सेंटिमेंट्स के आधार पे जो सरकारें चलती हैं, वो अगर उधार लेंगी तो वो और ज्यादा डिजास्टर्स होती हैं, और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। वापस आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और आरएसएल-डीसी के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हां, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर। मैं एक बार फिर कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि देख, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक पार की नजर से मुझे ये बताइए कि ये एक वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी दोनों चीजें हैं। मैंने कहा कि हर सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, दोहरे एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये बताइए कि वास्तव में हम इस चुनौती से पार पाने के लिए अभी सरकारें कितनी तैयार हैं? कुछ दिख रहा है आपको कि हाँ बिल्कुल हम पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़े हैं और कल, आज नहीं तो कल बेहतर होगा? क्योंकि हर आदमी कोई कष्ट, जैसे कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, तो वास्तव में हम कितनी तैयार हैं? हमारी सरकारों की तैयारी कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है कि हाँ आज नहीं तो कल बहुत बेहतर स्थिति में होंगे और बिल्कुल सही रूट पे जा रहे हैं, या केवल बस अभी बनाई बुनी बातों से चल रहा है सारा? ऐसा है योगेंद्र जी, जब भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साइकिल
चाहे अमेरिका में चले 50 साल पहले, चाहे चाइना में चले, कहीं पे भी चलते हैं, ये कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। इसकी नेचर है, ये जिगजैग जिगजैग चलता रहता है। तो जो साइकिल डाउनवर्ड उसका है या बॉटम पॉइंट आने का है, मेरा ये मानना है कि कम से कम हमको 2 साल और चाहिए, और 2 साल तक ये सरकारें कितना भी प्रयास कर ले, उस साइकिल को रिवर्ट नहीं कर सकती। ये एक, जब फ्री इकोनॉमी होती है तो फ्री इकोनॉमी जैसे फ्रीडम है, फ्री कोई आदमी को फ्री कर दे, अपन परिवार में देख लें जिसकी नेचर होती है, तो उसका भी एक तरीका होता है। तो वो एक बॉटम पॉइंट आने में कम से कम 2 साल का समय चाहिएगा, हो सकता है ज्यादा भी हो, और अगर विकट परिस्थितियां हो, कोरोना कल को 1 साल तक और एक्सटेंड हो जाए तो उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन कम से कम 2 साल का समय चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात जब सरकारों की है, जब तक सरकारें, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाके देख लीजिए, वहां के एक आदमी के चेहरे पे ऐसी शिकन नहीं है कि हमारा देश या हमारी सिस्टम या हमारी कोई हम किसी समस्या से ग्रसित है, या हम ये कह लीजिए आर्थिक कोई चुनौती हमारे सामने है, किसी भी के दिमाग में नहीं है। तो जब तक प्रशासन तंत्र एक्चुअली इकोनॉमी के साइकिल को चाहे आगे बढ़ाए या पीछे धकेले, उसमें प्रशासन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उनके पॉलिसी मेकिंग, किसी चीज को दूसरे डायरेक्शन से देखना, वो परंपरागत उसी स्टाइल से काम करते हैं, उसी है, वो इसमें नहीं चलता, वो फेलियर होता है। इसीलिए इसमें कहते हैं कि इसमें 4 तरीके के लोग होते हैं, जो 4P इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन है: पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर, प्रोफेशनल और पेरेंट। मेरा ये मानना है कि इन चारों का जो जॉब रोल है वो तेजी से या वो ऑब्सोलीट हो रहे हैं, समय उनको अपना सही है। वो समीकरण हम अगले 3-4 साल बाद में देखेंगे, वो बहुत रिवोल्यूशनरी होगा, इसलिए लेकिन जब तक सिस्टम में नहीं आएगी हम इसका ये इजी काम और जो ट्रेडिशनल तरीके से इसी लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता जब तक कोई मिशन आप नहीं बनाए। ये आत्मनिर्भर भारत तक ये कोई मिशन नहीं है। हम जब तक दुनिया के 10 देशों को बर्बाद करने का कोई मिशन जब तक सरकार नहीं बना ले, जब तक इसमें रियल में हम सक्सेस में नहीं हो सकते। और बाकी तो ठीक है, अब जैसे रोना पीटना है, चलता रहेगा, होता रहेगा, डूबते रहेंगे, चलते रहेंगे, जैसे भी है। तो प्रॉब्लम का जो है जी बिल्कुल, लेकिन सरकारें जो हैं, सरकारें अभी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कहने को तो बिल्कुल हम उससे आगे हम और उससे आगे हम, पीछे कोई नहीं है। केंद्र राज्यों पे भारी पड़ रहा है, राज्य केंद्र पे भारी पड़ रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि हम उससे आगे, हमारी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, हम आगे जा रहे हैं। देखिए, मैं इस वजह से भी कह रहा हूं कि जो एक चिंता की बात यह है समाज के सामने, आपको वेलफेयर में जाना पड़ेगा। अभी महामारी है, हर आदमी इलाज नहीं करा पाता है, तो आप किसी को तड़पते हुए देख नहीं सकते। ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि मरने के लिए किसी को छोड़ नहीं सकते। केवल बीमारी नहीं है, आपको खाने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी होगी। पहले जब कोरोना का इतना डर एक पैदा किया गया, उस समय समाज सेवी भी आ रहे थे, खाने की व्यवस्था भी की जा रही थी, किसी के चलने की व्यवस्था भी की जा रही थी। लेकिन अब वास्तव में 5 करोड़ लोग अपने घरों को गए हैं। 5 करोड़, जिसे कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो बेरोजगार हो गए। एक नरेगा से कितने दिन काम चला सकते हैं आप? बिहार में देखिए बाढ़ की स्थिति, आप 5 महीने तक के लिए आपने चलिए एक्सटेंशन कर दिया आपकी फूड स्कीम जो है उसका भी, लेकिन उससे भी लोग कहते हैं कि काम चल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको वेलफेयर स्कीम्स में पैसा देना होगा, पैसा है नहीं, तो ऐसे में करेंगे क्या? राज्यों के सामने एक दोहरी चुनौती और होगी। ये मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आप लोगों से। 5 करोड़ लोग पूरे देश में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूं, जो पहुंचे। और उस वक्त ये भी कहा गया कि चलिए जो जहां पे है आ जाएगा, हमारे राज्यों में हम उनके लिए बिल्कुल विंडो सिस्टम चालू कर दिए, हम यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम चालू कर रहे हैं, और जो आएगा उसको हम नौकरी रोजगार देंगे, उनके लिए हम ध्यान रखेंगे। एक इमोशंस थे उस वक्त, जैसे ही एक होड़ भी मची थी राज्यों के बीच, केंद्र के बीच, कि हाँ सारी व्यवस्थाएं होंगी। 20 लाख करोड़ की स्कीम सरकार ने भी कहा, हम किसानों को भी पैसे दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी भी जो लोगों से बात होती है, चौकटी के मजदूर से जो बात होती है, उसका सब यही कहना है कि सब आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? किसान मास्क क्या, इस बीमारी में मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा, पेट में क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? ये उनकी सोचें कि बीमारी की सोचें। लोग
कोरोना का डर तो है, लेकिन उनको पेट की जो आग है इतना बेखौफ कर दी कि बेलगाम कोरोना भी, उसके भी परवाह नहीं है उन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पैसा है नहीं और आपको वेलफेयर स्कीम्स में जाना पड़ेगा, कोई रास्ता आपके पास में और है ही नहीं, तो कैसे होंगे राज्य मैनेज? जी योगेंद्र जी, आपने बहुत जायज सवाल उठाया है कि आगे का स्टेट संभालेगी। देखिए, इकोनॉमी की जो स्थिति है वो तो स्पष्ट है कि आपकी जीडीपी गिर रही है, प्रोडक्शन आपके यहाँ नहीं है। एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हुआ है, ठीक हो गया, तो रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन रह रही है उनके लिए थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक तरह से वरदान कह लीजिए कि गांव में अभी हाहाकार जो मचना था उसमें थोड़ा सा कमी आएगी। लेकिन जो शहरी और कस्बाई जो पूरी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, उसके लिए आगे का भविष्य बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, स्टेट को जो सेंट्रल से मिलना था वो पूरा का पूरा गायब है, कहीं सिरे से कुछ मिलने की उनको संभावना नहीं है। आपकी इंडस्ट्री बैठ चुकी है, वहां प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए वो जो रिवाइवल का प्रोसेस था, वो रिवाइवल का प्रोसेस भी स्टार्ट करने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक ले दे करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दावा किया है कि एप्पल की 4 प्रोडक्शन यूनिट जो है हिंदुस्तान आ गई है, तो रास्ता कोठारी साहब कंफर्म करेंगे, रास्ता तो यही है कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाएं, यहां पर पैसा लेकर के आए, यहां पर लोगों को रोजगार मिले, पैसा उनकी जेब में जाए और वो कंज्यूमर की तरह से बिहेव करें, पैसा सिस्टम में डालें। लेकिन उसके लिए कौन सा रास्ता, कहां रास्ता है? स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट अपने कह लीजिए कि हेल्थ, एजुकेशन और इस तरह की जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करने की स्थिति में नहीं है। तो आप सोचिए कि इंडस्ट्री को, व्यापार को, ट्रेड को रिवाइवल के लिए क्या दे सकती है। बैंकों का हाल आपको पता है, बैंक जो है कोरोना में जिस तरह से सांस की बीमारी पे जो है लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ये बैंकें तो सारी की सारी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई हैं, ये कोठारी साहब भी जानते हैं और पंकज जी भी जानते हैं। इनके लिए इनको जैसे तैसे रिवाइव किया जा रहा है कि एक बड़ी बैंक के अंदर छोटी बैंक को डाल करके जैसे तैसे उनको अभी सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि इससे आपकी इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। तो ये बड़ा खतरनाक मतलब मरहला है कि उसमें राज्यों के लिए क्या संभावनाएं बची हुई हैं। अब आप राजस्थान का ही ले लीजिए, राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए, रिवाइवल के लिए क्या कदम उठा पा रही है? चाह करके भी नहीं उठा सकती, क्योंकि उसके पास न पैसा है और न उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह का कि किसी को बुला करके अपने यहाँ पर ये कहे कि जी आ जाइए आप इंडस्ट्री चलाइए। इंडस्ट्री चलाए तो उसके लिए कंज्यूमर नहीं है, उसके लिए मार्केट नहीं है, और जो मार्केट अवेलेबल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी मल्टीनेशनल्स को दे चुकी है, और वो मल्टीनेशनल वो जो रेवेन्यू आ रहा है वो आपके यहाँ नहीं आ रहा है, वो विदेशों को जा रहा है, चाहे चाइना को जा रहा है, चाहे अमेरिका को जा रहा है, चाहे किसी और देश को जा रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर का जो पैसा है, जो बचा कुचा जो सिस्टम में रहना चाहिए, वो इन्होंने विदेशियों को बहुत चुनी है। मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी बहुत समझदार इकोनॉमिस्ट को इस पूरी सिस्टम को चलाने के लिए आगे लेकर के आना चाहिए और एक पूरी सारी पार्टियों के साथ कंसेंसस बना करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तब पूरा देश लगेगा, तो हो सकता है कि ये रिवाइवल जो है थोड़ा सा, जैसे कोठारी साहब कह रहे कि 3 साल में आ सकता है। राज्य और केंद्रों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का अभाव साफ दिखाई दे रहा है, उसका इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है। इकोनॉमी पे असर कोरोना एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह हैं, लेकिन अभी चैलेंज से कैसे बाहर निकला जाए, इस पे मुझे लगता है कि वापस प्रधानमंत्री जी को खुद को डायलॉग करना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि आपको अब खुद को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर कोई किसी के सुझाव आते हैं तो मुझे लगता है उस पर गौर भी करना चाहिए। मैं वरुण पुरोहित जी वापस एक बार आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि राज्य सरकार नंबर 1,
केंद्र कह रही है कि अब तक के नंबर वन तो हो ही है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन भी दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम इस तरह से दिख रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, बाजार से डिमांड निकल करके आ रही है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का एक सीधा जो फंडा है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड भी आनी चाहिए। डिमांड कब होगी? जब आपके पास में पैसा होगा, क्योंकि खरीदने की क्रय की शक्ति भी आपके बीच में होनी चाहिए कि हाँ मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है कि मैं सरस का घी खरीद सकता हूँ, या मैं गोरस का ले सकता हूँ, या दूसरी डेयरी का ले सकता हूँ, कि बच्चों के लिए बिस्किट भी लेके जा सकता हूँ। तो जब पैसे नहीं होंगे तो खरीद नहीं होगी, तो डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। एक पूरा सर्कल है ये। तो कैसे कहें कि अभी भी लोगों के पास में आप कह रहे हैं कि हाँ सबसे बेहतर काम हो रहा है, तो यकीन कैसे करें इस पे? योगेंद्र जी, यकीन ऐसे करें कि पूरे देश में नौकरियां नहीं दी जा रही। राजस्थान सरकार पूरी कोशिश कर रही है, नौकरियां दे रही है हर सेक्टर में। अब आप जो बात कर रहे हो, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं, कोठारी साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। ये सारी जो सरकार है ये पूंजीवाद की समर्थक है। ये और अभी शास्त्री भाई साहब ने बताया मल्टीनेशनल कंपनियां, इनको तो LIC, रेलवे, जितनी भी लाइफलाइन है सब बेचनी है। तो जो जिस सरकार ने ठान ही रखा है कि हमको तो पूरा पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू करनी है, उसमें आम जनता का तो से हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा राज्य का बताइए मुझे तो। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ जो बिल्कुल देसी बात है, रोटेशन ऑफ मनी जो है नोटबंदी से खत्म हो गया। जो कैश इकोनॉमी थी, जिसको 2 नंबर और ब्लैक का मनी ऐसे कह देते हैं, भाई छोटी इकोनॉमी, गांव की इकोनॉमी तो नकदी पे ही चलती थी। जो देसी आदमी है, साधारण आदमी ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपने वो कैश क्रंच कर दिया, रोटेशन ऑफ मनी खत्म हो गया, इसलिए आज ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप बात करो राज्य सरकार की, राज्य सरकार इससे ज्यादा क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट करेगी? अभी 5 दिन पहले फिर इकोनॉमिक कट कर दिए, सैलरियां एक दिन की काटना शुरू कर दी, नौकरियां रोज कोई ना कोई निकाल रही है सेक्टर में। तो जितना पैसा है नहीं, उस हिसाब से मैनेज कर करके नौकरियां भी दे रही। पूरे देश में कोई नहीं दे रहा नौकरियां, इन्होंने तो नौकरियां ही बंद कर दी। आप लोग भी नहीं दे रहे हो? नहीं, हम कैसे नहीं दे रहे, रोज निकल रही है नौकरियां। अभी देखिए 2000 डॉक्टर्स की बात कही थी आपके हेल्थ मिनिस्टर ने, 6,000 कुछ की भर्ती होने जा रही है। 12,000 से ऊपर नर्सिंग कर्मचारियों की सब तरह के GNM की भर्ती हुई है। से थोड़ी काम चलता है भाई। जो मैं वही तो कह रहा हूँ, जितने सोर्सेज जो हमारे पास में, उस हिसाब से हम नौकरी तो दे रहे हैं। तो नौकरियां ही बंद कर दी केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार को रेलवे बेचने की क्या जरूरत आई, LIC बेचने की क्या जरूरत आई ऐसे टाइम पर? आप मुझे बताइए। इनको कुछ नहीं करना है, फटाफट पूंजीवादी व्यवस्था लागू करके और मस्त हो जाना है। जनता परेशान होती रहेगी, इनको कोई मतलब नहीं। चुनाव है बिहार में, तो वह 5 महीने एक्सटेंड कर दिया। वरुण जी एक बात जानना चाहता हूँ। चलिए मुझे एक बात बता दीजिए कि मस्त हो जाएंगे, सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार तो है ही कहाँ, पॉलिटिकल पीपल है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, पार्टी विद द डिफरेंस। जो अटल जी, आडवाणी जी के टाइम थी, वो बीजेपी थोड़ी राज कर रही है पूरी। बीजेपी में तो मैं नहीं मानता ऐसे सारे ऐसी मानसिकता के हो जाएंगे। एक हैंडफुल ऑफ पीपल, एक ग्रुप बन गया है, वो बन गए। आपके फाइनेंस मिनिस्टर विशेषज्ञ है नहीं, बनाते नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा चलता है, हम चलता नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी अगर ब्रिलियंट होते कोई, तो एक्ट ऑफ गॉड है, प्याज नहीं खाते, ऐसे स्टेटमेंट थोड़ी देते। आप ही देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर आपका ये कह रहा है ऐसे संकट में, एक्ट ऑफ गॉड है, हर चीज को एक्ट ऑफ गॉड है। अरे भाई, आप क्या मैनेज कर रहे हो? पब्लिक ने आपको वोट किस बात के लिए दिए? पब्लिक ने आपको इसलिए मैनेजर बनाया है कि आप हमारे को संकट से निकाल के रखोगे। वैश्विक मंदी नोटबंदी से पहले कई बार आई पूरी दुनिया में, कोठारी जी आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद भी भारत झेल गया। वो इसलिए झेल गया कि हमारी कैश पे आधारित रूरल इकोनॉमी थी। हम लोग आधे से ज्यादा रूरल हमारे कैश पे चलते थे। हमको क्या मतलब था, डॉलर बढ़ रहा है, पौंड बढ़ रहा है, यूरो बढ़ रहा है, घट रहा है, हमारा रुपया सही चलता था, हम हमारा काम करते थे। इन्होंने उसको ग्लोबलाइज करके पूरी चीज को जो है ऐसे कर दिया, डॉलर ऊंचा नीचे होगा तो हमारी भी जेब ऊंची नीचे होगी। ठीक है, चलिए मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, बात यह है कि इस वक्त कोरोना का जो ये है, मैंने लगातार ये बात कर रहा हूं कि डबल चैलेंजेस हैं हमारे सामने इस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है। चलिए ये बात ठीक है कि GST काउंसिल की बैठकें हो रही हैं, GST को लेकर के चर्चाएं भी की जा रही हैं, लेकिन कोई सार्थक परिणाम उसके बाहर नहीं निकल करके आ रहे हैं। रिपोर्ट्स जो आती हैं वो बड़ी अजीब आ रही हैं, उससे कोई हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन यहाँ अभी आपको लगता है खुद को भी कि वास्तव में ये तो सब चलती रहेंगी, पॉलिटिकल बयानबाजी भी चलते रहेंगे, लेकिन देश को उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यह बात यह है कि वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देखिए, 2 तरह की पॉलिसी आप लोग बनाते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। ये वैश्विक मंदी और महामारी जब भी होती है तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी कोई ऐसी आए जिससे जेब में पैसा है, लोग बाजार में खरीद बनाए, और जो एक हमारा एक रोटेशन बनता है, मनी का फ्लो जो बनता है वो बन सके, उसका बड़ा अभाव है। आपको लगता है कि वास्तव में राज्यों के और केंद्र के बीच
जीएसटी की नहीं, सीधे प्रधानमंत्री को अब टॉक करनी चाहिए? नहीं, देखिए, सीधे प्रधानमंत्री हर एक चीज पे टॉक नहीं कर सकते। मैं पहली बात बताता हूँ। अब आप दो तीन चीजों पे, मैं जब बोलता हूँ आप दो तीन चीजों पे सुनते हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि जो है कि यदि विकास करेंगे तो हमें पैसा लेना पड़ेगा। देखिए, मैं कह रहा हूं आपको दो चीजें हैं कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले रहे हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर में ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में यदि पैसा ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे यदि आप देखेंगे तो जिन लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 लाख समथिंग करोड़ का यदि सबसे बड़ा यदि कोई लोन था तो वो रिलायंस के पास था। और रिलायंस के पास आज की डेट में उसने अपने पैसे से जीरो डेप्ट कंपनी, 1 लाख करोड़ की जीरो डेप्ट कंपनी जो है विद इन 6 मंथ करी कि नहीं करी। तो मैं कह रहा हूं कि पूंजीगत एक्सपेंडिचर भी आप करते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रहती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब आपने कहा कि जो है सरकार जो है आपको जीएसटी का पैसा नहीं करी। मैं कह रहा हूं भाई, आपको नहीं था तो मुझे बताइए, आपने जो लोगों की सैलरी क्यों काटी? आपने जो है शिक्षा विभाग का बजट क्यों काटा? आपने हेल्थ के बजट के साथ में जो आपने कहा कि भर्तियां हम कर रहे हैं, पिछले महीने में आरपीएससी ने लगभग जो है 42,000 लोगों के इंटरव्यू जो है पूरे महीने में कैंसिल कर दिए हैं और आगे की कोई डेट नहीं आई है। अब मैं दो चीज पे आता हूं। पहली बात, आपने कहा कि भाई इन चीजों का जो फर्क है, हमने आपको पहले भी कहा कि मार्च 2020 तक का जीएसटी का पैसा विद जो है डिफरेंसेस ये लगभग पेमेंट किया जा चुका है। इसके बाद का जो भुगतान है वो बाकी है। उसके ऊपर भी जो है कुछ पैसा जैसा जी का, कुछ पैसे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उसको कुछ रिलीज कर रहे हैं। कंपनसेशन को डिफरेंस बता रहे हैं सर। पंकज जी, आप कंपनसेशन को डिफरेंस बता रहे हैं। दोनों अलग है सर, ये अलग है, बाकायदा एक्ट में है ये। आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। कंपनसेशन नहीं मिला अभी तक। मैं यही कह रहा हूं, कंपनसेशन ही बाकी है, बाकी कोई जीएसटी का पैसा बाकी नहीं रह सकता। तो मैंने आपको पहले भी कहा, जीएसटी का पैसा जो है खाते में आता है। इस बात को लेकर के है कि जब लागू किया गया था तो ये कहा गया था कि राज्यों का रेवेन्यू बिगड़ जाएगा और ये जो पैसा कौन देगा, तो रेवेन्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो कंपेंसेशन के रूप में दिया जाना था एज पर एक्ट। उसी को तो डिमांड, वो नहीं मिल रहा। मैं वही कह रहा हूं। अब आपने कहा कि चलो ये पैसा नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए कि लोकल बॉडीज का जो पैसा राजस्थान में है, वो आपने सरकार ने कितना रिलीज कर दिया चले जो है, क्योंकि वो भी तो कंपनसेशन का पैसा ही है। जब आपने चुंगी खत्म करी थी तब भी तो सरकार का पैसा था, आपने कितना दे दिया? चलो कोई बात नहीं, मत दीजिए आप, है ना। आपने लोगों की सैलरी काट ली, क्या ये एक्ट में लिखा हुआ है सैलरी काटना? क्योंकि लेकिन आपको परेशानी है, रेवेन्यू में परेशानी आ रही है, तो आपने कहा कि हाँ हम सैलरी काट रहे हैं। दूसरा, आज जो 2400 रुपए आपका जो है, पंकज जी एक चीज में क्लियर करूं सर। महामारी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र सरकारें लिखा है उसमें साफ, अपने हिसाब से अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो सैलरी काट भी सकती है, ड्रॉप भी कर सकती हैं, उसे आगे भी शिफ्ट कर सकती हैं। बाकायदा साफ लिखा हुआ है। ऐसे कोई इतना सहन नहीं करता। महामारी एक्ट में साफ है कि सरकारें ऐसी परिस्थितियों में अपने लिहाज से डिसीजन कर सकती हैं। महामारी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? महामारी एक्ट में कंपनसेशन क्या लिखा हुआ है कि महामारी होगी तो भी पेमेंट करेंगे, देश का युद्ध होगा तो भी पेमेंट करेंगे? मुझे बताइए, वही जो आपका लिखा हुआ है वही शब्द वहां लिखा हुआ है। किस बात का? सर महामारी से पहले से कंपनसेशन बाकी है। महामारी तो कल आई है। मुझे बताइए, जीएसटी से जोड़ ही नहीं सकते, जीएसटी में है ही नहीं वो बातें सारी जो आप जिक्र कर रहे हैं। ये महामारी एक्ट अलग है और जीएसटी कंपनसेशन का इश्यू अलग है। और मैं तो चलिए उसमें भी नहीं जा रहा, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूं, आप दाएं बाएं मत जाइए, सीधा मेरे को समझिए। मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप पहले तो ये बताइए कि आपको लग रहा है कि देश के सामने, प्रदेश के सामने आर्थिक हालात विकट हैं, महामारी दोहरी चुनौती आज राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के सामने है। इसका सॉल्यूशन पे बात करें। आप इनको कोसते रहेंगे, ये इनको कोसते रहेंगे, टाइम निकल जाएगा मेरा पूरा, मुझे उससे कोई हासिल नहीं हो रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप बड़े विद्वत हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को, क्या वास्तव में जो कोरोना के बिगनिंग में कोऑर्डिनेशन राज्य और केंद्रों के बीच प्रधानमंत्री बना के चल रहे थे वो टूट रहा है, जिसका अभाव है? आपने कहा कि हर चीज में जरूरत नहीं प्रधानमंत्री को। सर आप किस बात के इंतजार कर रहे हैं? देश किस स्थिति में जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आवश्यकता ही नहीं है। निर्मला सीतारमण जी अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, वो कंपनसेशन पे जो बात कह करके आई, आपके पार्टी के बता रहा हूं मैं, कंपनसेशन के मुद्दे पर बिहार में आपकी सरकार है, वो भी राजी नहीं है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि वरुण पुरोहित आपको कुछ कह रहे हैं या शास्त्री जी आपको कुछ कह रहे हैं आप उसको इस तरह से वो करिए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जब पहली बात तो आप अगर ये स्वीकार करते हैं कि वास्तव में स्थितियां ठीक नहीं है तो फिर उसमें क्या क्या जाना चाहिए, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप कहेंगे कि बिल्कुल क्या इन्होंने पैसा इनको जारी कर दिया, सर उससे क्या सॉल्यूशन निकल रहा है मुझे तो ये बताइए। अब मैं बोल दूं, अब आप मेरे के बीच में नहीं टोके। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहली बात यह है कि सरकार का जो केंद्र सरकार का जो सबसे पहले जो अदर पैसा आया है, जो सहायता के रूप में आया है, चाहे वो अन्न के रूप में आया हो, चाहे वो जो है कोविड फंड के रूप में आया हो, चाहे हेल्थ के रूप में आया हो, चाहे वो जो है लोगों की पेंशन का जो अपना हिस्सा है वो आया हो, चाहे किसानों का आया हो, टोटल सरकार को, राज्य सरकार को जो है उसके बदले में कितना पैसा आया, सरकार ये क्लियर कर दे, सरकार जो है श्वेत पत्र जारी कर दे कि हमें इतना पैसा मिला, इतना पैसा हमने खर्च कर दिया। पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है प्रधानमंत्री का शुरू में दिखाई दिया था। क्या आप जयपुर की जनता से लेकर के पूरे राजस्थान में आप अपनी ईमानदारी से कह दीजिए कि क्या राज्य सरकार की जो है कोविड के अस्पतालों में वही व्यवस्था है जो मार्च और अप्रैल और मई में थी, या जून जुलाई अगस्त और सितंबर में आते हुए चेंज हो गई? क्या पैसा कम हो गया वहां से, इस कारण से आपने सुविधाएं खत्म कर दी, या आपने जो है वहां से जो है पैसा आपने जो है प्रति व्यक्ति जो है पैसा कम कर दिया? मुझे बताइए कि जब आपने कहा था, और ये जो चीजें हैं ये कौन देखेगा भाई? व्यवस्थाएं तो आप ही को करनी थी ना। मैं कह रहा हूं कि मार्च अप्रैल मई जून में जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से ज्यादा व्यवस्थाएं या कम व्यवस्थाएं पूरे जिले में बता दीजिए, हर एक जिले में, पूरे राजस्थान के जिले में बता दीजिए। और यहां तक कि आपने आज पढ़ा कि केवल जो है कोविड टेस्ट करने के लिए भी मना कर दिया आपने। जयपुर की राजधानी जैसी जगह पर जहां आपने कहा कि हम कोविड टेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 आदमी के सिग्नेचर से करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल तो कोविड पॉजिटिव है और जो इंचार्ज है वो जो है नहीं वहां पर, उसका ट्रांसफर कर दिया। अब आप मुझे बताइए कौन करा के आएगा कोविड टेस्ट और कहां से कराएगा कोविड टेस्ट? क्या वो मुझे बता दीजिए कि इसमें प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए और केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार के पास में आ रहा हूं सर, मुझे लगता है कि सरकार जो है नहीं, आप मुझे लगता है कि सरकार के रूप में जो है आप बात करना चाहते हैं कि सरकार से हम अपनी की बात कहें कि हाँ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जो है सहायता नहीं कर रहा। ये बात जो है शायद आप भी सुनना चाहते हैं, आपके चैनल वाले भी सुनना चाहते हैं क्या? लेकिन पब्लिक ये नहीं सुनना चाहती। मैं कह रहा हूं आपको, योगी पब्लिक ये नहीं सुनना चाहती और ये नहीं सुनेगी पब्लिक, इसीलिए कह रहा हूं, चाहे आप टीवी देख लीजिए। क्या आप ये कह देंगे कि लाइट फ्यूज हो रही है, सरकार ने बंद उसको चालू कराई क्या? सर ये मुद्दा है, आप कहां जा रहे हो? ये मुद्दा नहीं है क्या? किसी की जान चली जाएगी मुद्दा नहीं है, आर्थिक मुद्दा है। और आप कहें कोविड टेस्ट जान का मुद्दा नहीं है। आपकी कल किसी आदमी को गोली मार दी, ये मुद्दा नहीं था सरकार का। नहीं, किसी को गोली मार दी, ये मुद्दा सरकार का नहीं था। आपने किस पर कहीं कहा इसको गोली मार दी, आपने सरकार से पूछा कि कैसे गोली मार दी? लेकिन आर्थिक मसले पे बात करते करते आप क्राइम पे कहां चले गए? पहले आपके चैनल पे हमें जो है जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, हमने आपके खाते में आता है, आपका केवल कंपनसेशन का पैसा नहीं आ रहा। अब आपने जो है पत्र लिख दिया, नहीं दे रहे हो। मैं सवाल का जवाब, कोई मतलब नहीं है कि राज्य सरकार क्या कर रही। मुझे जो स्थितियां दिखाई दे रही है, जो बिगड़ती दिखाई दे रही है, हो सकता है राजनीतिक दलों के नेताओं के अभिनेता की तरह भूमिका अदा कर रहे हो, जो कैरेक्टर के पैसे लेते हैं, लेकिन पब्लिक पिस रही है। आपको अंदाजा नहीं है शायद इस बात का। अभिनेता का पैसा भी दिख रहा है बॉम्बे में, योगेंद्र जी, अभिनेताओं को भी दिख रहा है। राज्य सरकार ने क्या किया, अभिनेताओं को भी सामने दिख रहा है। कहां से कहां सवाल करके जा रहे हो? आपने कहा कि साहब ये बताइए कि रिलायंस ने भी जीरो उस पर कर दिया कि नहीं कर दिया। अरे सर, कॉर्पोरेट टैक्स जिस दिन आपने माफ किया था, उसी दिन विश्लेषकों ने सवाल खड़े कर दिए थे। जयसिंह जी कोठारी बैठे हैं, उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि इसका कोई सीधा पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये केवल चंद घरानों को बेनिफिट देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया। तो आप टैक्स कम किया था, उसका देख लीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि आप एक दिन बहस करा के रख लीजिए, मैं आपको बहस पे जवाब दूंगा कि उसका इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। और आप ये कोठारी साहब को भी मैं जो है बता दूंगा भाई इनका इफेक्ट जो है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है कम करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? आज यदि आपके पास में जो है विदेशी मुद्रा का भंडार जो है पूरे विश्व के बराबर है कि नहीं है, चाइना से कंपेरिजन करके देख लीजिए आप लोगों के साथ एक दिक्कत हो रहा है सर, कि अगर बीजेपी को कोई कटघरे में खड़ा करता है, सही सवाल पूछता है, तो सीधा जवाब होता है कि सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरह मीडिया बात करता है। बात तो आपके हिसाब से होती रहे, जब ऐसे लोग और हम भी हमसे और बराबर लगातार हमसे कहते लोग, उसे नहीं चल सकता सर, यथार्थ पे आना पड़ेगा। बात यथार्थ पे कब नहीं आए थे हम?
भैया योगेंद्र जी दूसरों की भी सुन लो, काफी टाइम दे दिया इनको। क्या साल पे नहीं थे हम, तो 1980 में आए सर यहाँ। नहीं सर, आपने मुद्दे पर जवाब ही नहीं दिया। आप कह रहे हो कि उसके सिग्नेचर नहीं मिले, खबरों को आधार बना रहे हो आप। हम तो रिपोर्ट्स को बना रहे हैं, आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट, जीएसटी काउंसिल की मिनट्स, उनको आधार बना करके हम चर्चा करना चाह रहे थे। उसी के अंदर हम चाह रहे थे योगेंद्र जी हम सही तो है, यहाँ की तरह ये तो नहीं है पेपर में छप रहा है कि हम जो है 700 मरीज है 200 दिखा रहे हैं। गलत हो रहा है। कौन सही कर रहा है? बिल्कुल छिपा रहे हैं, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इसमें सही हमने खबर चलाई है। छिपाया हो जिसके ऊपर लगा तो मुझे बता दीजिए, एक भी आंकड़ा छिपाया गया हो, एक भी आंकड़ा छिपाया गया हो तो मुझे बता दीजिए। अरे डिबेट पे तो आ जाओ या टॉपिक पे, जिस पे डिबेट थी। पंकज जी, जो जीडीपी को लेकर के कहा जा रहा है कि 23% माइनस में चली गई है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि ये जो फेक फिगर है ये 30 से भी ऊपर है, माइनस में 30 से भी डाउन जा चुका है। ये भी कहा जा रहा है, भी कह दिया आज मूडीज ने, ये जिनका दम भरते थे उन्होंने कह दिया भारत कितना नीचे जाएगा। तो पीडीपी हमको, आम जनता को पीडीपी या जीडीपी नहीं चाहिए, रोटी रोजगार चाहिए। घुमा के जलेबी बनाना चाह रहे हो। कोठारी जी का, शास्त्री भाई साहब का जवाब नहीं देते हो। चलिए जो है चैलेंज किया था, आप देखिए कितने लोग जेल में गए थे। कोठारी साहब के पास, कोठारी साहब दूंगा आपको। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, वास्तव में सरकारों को करना क्या चाहिए, बस लास्ट 30 सेकंड में चाहता हूं आपसे। उनको ये चाहिए, ये जो दौर है इसको पॉलिटिक्स वर्सेज इकोनॉमिक्स की लड़ाई का दौर कहते हैं। तो जैसे सभी पार्टियां, एक राजनीतिक पार्टियां एक के मंच पे बैठती है कि हमको पार्लियामेंट का सेशन सुचारू रूप से कैसे चलाना है, अब उनको ये आदत डालनी चाहिए कि इस इकोनॉमिक्स की लड़ाई में जो उनको कटघरे में खड़े रखने की जिसकी नेचर है, उससे सामना कैसे करे, वो क्या क्या चुनौतियां फेस कर सकती है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उस चुनौती से कैसे पार किया जा सकता है, ये समझ। ये बड़ा, मैं वही कह रहा हूँ पंकज जी, अलग वे में लेके जा रहे हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन से ही संभव है। अगर राज्य अपनी बयानबाजी करते रहेंगे, केंद्र ये देखेगा कि क्या बात करनी है। मुझे लगता है का ढर्रा बिगड़ेगा, भट्टा बैठेगा, इससे किसी को हासिल होने वाला नहीं है। अगर ये लड़ाई इस कद्र ऊपर चढ़ती गई तो मुझे लगता है कि अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हम किस गर्त में जाने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। पता ही नहीं लग पाएगा आपको कि तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें ज्यादा डाउट नहीं। अब तो मोदी जी को अपनी दोस्ती का जो वास्ता देखना चाहिए कि उनके जो दोस्त हैं, बड़े बड़े लोग, वो इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर, 5, 7, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें तो इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्री साहब, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आता केवल बातों से, दोस्ती से, उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगी वो आता है। वो तो गप्पी डाल करके इन्वेस्टमेंट ले आते थे, इतनी गप्पियां डाली गई। सभी का खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।